हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनवी क्लासेस। आज मैं आपको 7th क्लास साइंस का फर्स्ट चैप्टर बताऊंगी। चैप्टर का नाम है पादपों में पोषण। ठीक है, पादपों में पोषण का मतलब है पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, ठीक है, और अपने शरीर की वृद्धि कैसे करते हैं। तो अब इसमें स्टार्टिंग में ये सेकेंड पैरा आप देखिए। ये ये पैरा पहले रीड कर देती हूँ। जिससे सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। ओके, पेड़ पौधे स्वयं के लिए अपना भोजन बना सकते, लेकिन जो मनुष्य होते वो तो नहीं बनाते, या दूसरे जीव जंतु होते वो नहीं बनाते अपना भोजन, है ना। पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और उनका जो पत्तियों का जो हरा रंग होता है उसके द्वारा भी अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जो दूसरे जीव जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, इसलिए पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इसलिए। फिर अब जैसे यहाँ पे आता है ये पोषण पोषण विधि। ठीक है, पोषण विधि जैसे आता है यहाँ पे, तो केवल पौधे ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ठीक है, और कोई जीवों में ये क्षमता नहीं पाई जाती है। ठीक है, यहाँ तक कि मनुष्यों में भी नहीं। और मनुष्य को ही मतलब ऐसा नहीं कि मनुष्य हर चीज़ में आगे हैं, तो ये नहीं कि वो अपना भोजन नहीं बना सकते। अब हाथों से बनाने वाला भोजन की बात यहाँ नहीं हो रही है। ठीक है, मनुष्य यदि हाथों से भोजन बनाएगा तो उसे खाएगा भी। ठीक है, लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो तो हम उनको तो खाना बनाते नहीं देखते ना, है ना। वो तो बस हमने पानी डाल दिया उन पे, पेड़ पौधे लगाने के बाद उन पे पानी डाल दिया, सूर्य की प्रकाश पड़ा उन पे, तो उनने अपना भोजन बना लिए। ये सब प्रक्रियाएं हमको दिखाई नहीं देती है ना। ये सभी प्रक्रियाएं पौधे के अंदर होती रहती हैं इसलिए। और पेड़ धीरे धीरे बढ़ता जाता है, पौधे धीरे धीरे बढ़ के वो पेड़ बन जाते हैं, है ना। तो ये सब अदृश्य प्रक्रियाएं होती हैं, अप्रत्यक्ष प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है, जो कि दिखाई नहीं देती हैं। तो अब फिर जैसे यहाँ पे पादपों में पोषण विधि दिया हुआ है। पादपों में पोषण विधि जैसे यहाँ पे दो प्रकार दिए हुए हैं, स्वपोषण और विषम पोषण। तो स्वपोषण का मतलब क्या होता है, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे हम स्वपोषण कहते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए वो स्वपोषी कहलाते हैं। और सेकंड फिर आता है विषम पोषण। ठीक है, ये स्वपोषण और ये यहाँ पे है विषम पोषी। तो जैसे विषम पोषी या विषम पोषण एक ही है। तो यहाँ पे स्वपोषी का मतलब समझ में आया कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं, स्वपोषण प्रक्रिया कहलाती है वो। और जिसमें जीव अपना भोजन मतलब अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे हम विषम पोषण या विषम पोषी जीव कहते हैं। ठीक है, या परपोषी भी पहले कहा जाता था, लेकिन अब वर्ड चेंज कर दिया गया है, अब इसे विषम पोषी कहा जाता है, क्योंकि विषम पोषी भी कई प्रकार के होते हैं इसलिए। फिर जैसे अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट ये प्रकाश संश्लेषण। पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। अब प्रकाश संश्लेषण, ये वर्ड शायद आप लोगों ने पहले ना सुना हो। प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है कि इसमें पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में जो हरा रंग होता है, हरित लवक, उसके द्वारा जल और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में जल निकलता है, ठीक है, जो कि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पेड़ पौधों के शरीर से बाहर कर दिया जाता है। ऑक्सीजन गैस निकलती है जो कि वातावरण में छोड़ दी जाती, फिर वही ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं। ठीक है, और एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो इतना इतना कुछ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होता है, इसके बारे में अभी आपको आगे बता देती हूँ मैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। प्रकाश संश्लेषण समझने के लिए हमें सबसे पहले तो कोशिका के बारे में समझना होगा। जैसे ये बना हुआ है स्ट्रक्चर, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये ये एक कोशिका का चित्र है। ये इसको जूम आउट कर देती हूँ मैं, शायद नहीं होगा। हाँ, ये जैसे ये दिया है कोशिका का आरेख चित्र जैसे दिया हुआ है ना। केंद्रक है यहाँ पे, कोशिका द्रव्य है, केंद्रक है,
कोशिका द्रव्य है, कोशिका झिल्ली है। तो केंद्रक का कार्य क्या होता है? कोशिका के अंदर केंद्रक जो होता है कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है। और केंद्र के बाद उसमें फिर ऐसे जेली समान पदार्थ पाया जाता है कोशिका के अंदर, जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये मुख्य पदार्थ होता है कोशिका का, जो कोशिका की सभी प्रक्रियाओं को करने में सहायक होता है, ठीक है। इसके बिना कोशिका कोई भी कार्य नहीं कर पाती है, ओके। फिर इसके बाद आता है रंध्र। इसके बाद आता है ये रंध्र, ठीक है। रंध्र यहाँ ये लिखा हुआ है ये। तो इसमें रंध्र क्या होता है? जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों, हरी पत्तियों के नीचे यदि हम सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करें उनका, तो उसमें पत्तियों के नीचे बिल्कुल छोटे छोटे बारीक छिद्र दिखाई देते हैं, मतलब कि बारीक बारीक छेद दिखाई देते हैं, जिसे रंध्र कहा जाता है, ठीक है। ये वैसे ही होते हैं जैसे कि हमारी स्किन पर जो छोटे छोटे छिद्र रोम पाए जाते हैं, है ना। जैसे गर्मी के समय पसीना एक्स्ट्रा जब हो जाता है, तो पानी एक्स्ट्रा हो जाता है, तो पसीना के रूप में शरीर से पानी बाहर किया जाता है ना, और साथ में गर्मी को भी बाहर किया जाता है पसीने के द्वारा ही। तो उसी प्रकार से रंध्र भी पौधे के शरीर से वाष्प और एक्स्ट्रा पानी को बाहर करने में सहायक होते हैं, ठीक है। अब फिर यहाँ पे बनाते हैं जैसे क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल जो दिया हुआ है, पत्तियों में हरा वर्णक होता है क्लोरोफिल, है ना। अभी बताया था पत्तियों में जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, जिसे हिंदी में हम हरित लवक कहते हैं, ठीक है। तो इसके कारण पत्तियां हरे रंग की होती है। और ये सूर्य के प्रकाश में क्या होती हैं? जो क्लोरोफिल या हरित लवक होता है, जैसे ही सनलाइट पत्तियों पर पड़ती है, सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है, तो ये उत्तेजित हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को चालू कर देते हैं, ठीक है। और अब जैसे यहाँ पे फिर ये दिया हुआ है, ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है, जो आप लोग अच्छे से बिल्कुल रट लीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल इज इक्वल टू, ऊपर दिया है सूर्य का प्रकाश, नीचे दिया है क्लोरोफिल, और इन दोनों की प्रक्रिया से क्या बन रहा है? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। मतलब जो CO2 हम छोड़ रहे हैं वातावरण में, उसी CO2 का इस्तेमाल पेड़ पौधे करते हैं। जल उनको जो मिलता है, पेड़ पौधों को जो जल मिलता है, वो जल का इस्तेमाल करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और हरित लवक की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया के फल स्वरूप क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बनता है, ठीक है। जैसे मनुष्यों में भी ज़रूरी होता है कार्बोहाइड्रेट, इसलिए जो फल फूल होते हैं या फल जो होते हैं वो बहुत मीठे होते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट बनता है क्योंकि, तो कार्बोहाइड्रेट के कारण ही फल फूल मतलब जो होते हैं वो मीठे होते हैं। फिर तो जो कार्बोहाइड्रेट बनता है ना, कार्बोहाइड्रेट एक मतलब जो बोलना चाहिए, जितने भी मीठे पदार्थ होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, जैसे ही कार्बोहाइड्रेट बनता है, ऑक्सीजन बन गई तो वो तो वातावरण में छोड़ दी गई, ठीक है। वो रंध्रों के द्वारा वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ दी गई। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट मतलब जो पौधों का जो भोज्य पदार्थ, जिसे हम स्टार्च भी कह सकते हैं, मंड भी बोल सकते हैं, है ना। जैसे आलू में स्टार्च होता है, चावल का जो मंड अपन निकालते हैं, ये सब क्या होते हैं? पौधे के ही भोजन का रूप होते हैं। अब जैसे आपने वो देखा होगा, जो वाइट वाले जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, दूध वाले जिनको पौधे कहा जाता है, तो अपन यदि पत्तियां तोड़ते हैं, ये बिल्कुल जीता जागता उदाहरण है समझने का कि पेड़ पौधों के अंदर भोजन बनता है। कि हम जैसे हमने जैसे पत्तियों को उखाड़ा, तोड़ दिया, तो उससे वाइट वाइट उनका मिल्क निकलने लगता है ना। तो समझ में आ रहा है कि पौधे के अंदर कुछ ना कुछ मतलब भोजन उनका बन रहा है, ठीक है। तो इसी को आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। तो इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में बैठाते हुए बिल्कुल आप समझिए कि पौधों के अंदर भोजन उनका बनता है, पौधे के अंदर ही स्टोर रहता है, जिसका इस्तेमाल वो पौधे सभी प्रक्रियाओं को करने में करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये क्लोरोफिल का फाइन स्ट्रक्चर बिल्कुल समझ लीजिए। क्लोरोफिल देखिए इस तरीके का होता है, ये पत्ती को काट करके रंध्र कोशिकाएं, रंध्र द्वार ये दिख रहा है, ये रंध्र द्वार होते हैं। ये
रंध्र देखिए, ये बिल्कुल खुला हुआ रंध्र ये दिखा रहा है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा यदि पानी रहेगा तो वो बाहर कर दिया जाएगा। ये जो दिख रहा है ना, ये जो है ये खुला रंध्र, ये खुले हुए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर जैसे ये दिया हुआ है क्लोरोफिल, देखिए ये बीचों बीच ये इधर ये क्लोरोफिल जमे हुए हैं लाइन से, यहाँ पे ये स्पेस है जो है ना। और ये यहाँ पे इस तरीके से ये रंध्र जो है यहाँ पे ये दिख रहा है बना हुआ है, ये रंध्र के जो छेद हैं वो खोले हुए हैं, ठीक है, ताकि पानी और वाष्प जो है वो मतलब पानी जो है वाष्प के रूप में बाहर कर दिया जाए। और पौधे के शरीर से पानी को वाष्प के रूप में निकालने की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। फिर ये यहाँ पर दिया हुआ है स्टार्च, जैसे यहाँ स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। स्टार्च जानते ही हैं सब, ग्लू है ना। फिर जैसे यहाँ पे दिया हुआ ये देखिए, ये बना हुआ है यहाँ पे पत्तियों में क्लोरोफिल दिया है, ये पत्तियाँ हैं, ये यहाँ पे पत्तियाँ हैं। फिर जल एवं खनिज लवण खनिज दिए हुए हैं। सौर ऊर्जा, सनलाइट पड़ रही पत्तियों में, कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है, ऑक्सीजन उपस्थित है। ये क्या कर रही हैं यहाँ पे CO2 जो है, ये CO2 पत्तियाँ जो हैं, सनलाइट पड़ रही है, CO2 को पत्तियाँ जो करी ग्रहण कर रही हैं। और यहाँ पे जड़ें जो है वो पानी को सोख रही हैं ना, तो ये पानी ऊपर जाते हुए कहाँ पहुँच जाएगा, पत्तियों में। तो ये सभी चीज़ें मिल करके क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करेंगे, ठीक है। बदले में भी अभी आपने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट बनता है ना, जो कि स्टार्च, मंड ये सब बोलते हैं अपन। और ऑक्सीजन को, जो ऑक्सीजन बनती है उसे वातावरण में वापस छोड़ दिया जाता है, ओके। अब जैसे यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया है 1.1 दिया हुआ है, तो अब ये इसमें ये जानने के लिए ये प्रयोग किया गया है कि क्या पेड़ पौधों में सही में कार्बोहाइड्रेट होता है ना। तो क्या किया जाएगा, इसमें एक ही प्रकार के पौधे के 2 गमले लेना है, ओके। एक को अंधेरे में रखना है 72 घंटों के लिए, और दूसरे को हमको किस में रखना है, सूर्य के प्रकाश में। समझ में आ रहा, 2 गमले लेना है, एक ही प्लांट हो मतलब एक ही इसके होने चाहिए, गुलाब ले लिया कुछ भी, एक ही प्रजाति का पौधा होना चाहिए। तो एक गमले को हमको 72 घंटों के लिए रख देना है अंधेरे में, और एक गमले को हमको रख देना है सनलाइट में, ठीक है। फिर आयोडीन परीक्षण करेंगे इसमें। आयोडीन परीक्षण इसमें 6th क्लास में इसमें बताया गया है आयोडीन परीक्षण कैसे किया जाता है, ठीक है। इसमें आयोडीन के घोल को क्या करेंगे, पत्तियों के ऊपर ऐसे डालेंगे, तो उसमें पत्तियों का रंग जब चेंज हो जाएगा, यदि बैंगनी कलर हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है ना, मतलब कि पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट बना हुआ है, ठीक है। अब दिया हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रसादन कर देते हैं, अर्थात ढक लेते हैं। तो इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। आपने गीली दीवारों पर जैसे तालाब और ठहरे हुए जलाशयों में हल्की, जैसे वो बोलते हरे हरे पेड़ पौधे नहीं, काई जिस जम जाती पानी के ऊपर जम जाती है, और जब बारिश के समय काइयाँ जम जाती ज़मीन पर जम जाती, या फिर नमी वाली जगहों में काई लग जाती है, जिसे अपन शैवाल भी कहते हैं, है ना। तो ये सब कारण क्या है, सन उस समय जैसे मान लो पानी गिरा, बारिश हुई, ज़मीन क्या हो गई, ज़मीन नम हो गई। नम होने के बाद जैसे कभी कभार जैसे सनलाइट यदि पड़ जाती है, तो सनलाइट पड़ने पर क्या होता है, वहाँ पे बिल्कुल बारीक बारीक पेड़ पौधे उपस्थित रहते हैं, ठीक है। तो वो पेड़ पौधे सनलाइट से क्रिया करके बिल्कुल बहुत इतनी जल्दी मतलब फास्टली ग्रो करते हैं कि वो मतलब देखते देखते वहाँ पर काई लग जाती है, ठीक है। तो बरसात में काई लगने का मुख्य कारण भी यही है, ठीक है, क्योंकि काई जिसे हम शैवाल कह रहे हैं ना, तो काई भी क्या है, बिल्कुल बारीक सूक्ष्म पौधे हैं, ओके। तो ये भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। फिर अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, अब एक बात ये है कि कुछ पौधे जो होते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि हरे रंग में ही क्लोरोफिल उपस्थित होता है, ठीक है। क्लोरोफिल के अलावा और भी वर्णक होते हैं पेड़ पौधों में, जैसे जड़ सफ़ेद रंग की होती हैं अधिकतर,
तो उनमें आवर्णी लवक पाए जाते हैं, मतलब कोई कलर नहीं होता। और कुछ फल फूल आपने देखे होंगे रंग बिरंगी होते हैं, कुछ पत्तियाँ लाल पीले कलर की होती हैं, है ना। या फिर कोई ताज़ा पत्ती है तो हरे रंग की है, फिर यदि वो कुछ समय बाद जैसे पीली पड़ जाती है तो उसका कारण क्या है, हरित लवक जब तक उनमें रहता है तब तक पत्तियाँ हरी रहती हैं, और जैसे ही हरित लवक उनका ख़त्म होने लगता है तो मतलब उनमें जेंथोफिल, मतलब पीला कलर जो होता है, पत्तियों का जो पीला कलर होता है वो जेंथोफिल वर्णक के कारण हो जाता है। तो जैसे धीरे धीरे हर, जैसे बोलते हैं कि इंसान बूढ़ा होता है, जानवर बूढ़े होते हैं, है ना, तो उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी बूढ़े होते हैं, पत्तियां भी इनकी बूढ़ी होती हैं, है ना। ताज़ी पत्तियां हरे हरे रंग की होती हैं और जैसे ही वो पुरानी होने लगती हैं तो पीले रंग में बदल जाती हैं। तो पीला रंग किसके कारण होता है, जेंथोफिल के कारण होता है, ठीक है। और हरा रंग किसके कारण होता है, ये याद रखिए, हरित लवक के कारण होता है। ओके, अब यहाँ पे इसमें दिख रहा है, ये डायग्राम देखिए कितने कैसे अलग अलग चेंजेस हो गए हैं, इनके विभिन्न रंग की पत्तियाँ, है ना, कितने चेंजेस हो गए हैं इसमें। फिर है यहाँ पे, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों का संश्लेषण। ये पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कैसे किया जाता है, तो इसके अलावा जैसे नाइट्रोजन का संश्लेषण भी वो पेड़ पौधे करते हैं, ठीक है। जैसे आपने नोट वाली आपने जैसे वो देखी होंगी, या गठान वाली जो जड़ें देखी होंगी, जैसे कि चने की जड़ हो गई, ठीक है, मेथी हो गई, मेथी की जड़, इन सब की जड़ को आप ध्यान से देखेंगे तो इनकी जड़ों में गठान पाई जाती है, ठीक है। जिसका कारण क्या, मतलब गठानों का कारण क्या होता है, क्योंकि उनकी जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं, जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को क्या करते हैं, नाइट्रेट्स में बदल देते हैं। क्योंकि जो जीव जंतु होते हैं ना, वो नाइट्रोजन उनके लिए बहुत भारी होती है, यदि वो फेफड़े में चली गई तो उनके फेफड़ों पे मतलब दर्द पैदा करने लग जाती है। इसलिए जीव जंतु जो होते हैं डायरेक्टली नाइट्रोजन तो ले नहीं सकते, है ना। तो इसलिए पेड़ पौधे, कुछ पेड़ पौधों की जो जड़ों में जो राइजोबियम जीवाणु होते हैं, जो दलहनी पौधों के अधिकतर जीवाणु होते हैं, दलहनी पौधों की जड़ों में अधिकतर जीवाणु होते हैं, तो वो जीवाणु क्या करते हैं, वातावरण की प्योर नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट्स में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे कि बदले हुए रूप में जीव जंतु उसका उपयोग, उस नाइट्रोजन का उपयोग कर सकें, ठीक है। तो इस प्रकार से नाइट्रोजनी पदार्थों के संग्रहण के लिए भी ये ज़रूरी हो गए, ठीक है, कार्य करने लग गए। फिर इसके बाद फिर हम बात करते हैं विषम पोषण प्रणाली, है ना। विषम पोषण की, विषम पोषण का मतलब ही बताया था कि जो जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उसे हम विषम पोषी कहते हैं, और इस प्रक्रिया का हम विषम पोषण कहते हैं। और विषम पोषण को पहले परपोषण कहा जाता था, क्योंकि परपोषण कई प्रकार का होता है, मृत जीवी, कीट भक्षी, है ना, ये सब कई प्रकार के इसमें विषम पोषण होते हैं। तो फिर जैसे यहाँ पे जैसे आगे दिखा रही हूँ इधर, जैसे इसमें प्रकार दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मृतजीवी लिखा हुआ है और ये घटपर्णी बना हुआ है, दिख रहा है, ठीक है। तो मृतजीवी क्या होते हैं, जो सड़े गले मृत पदार्थों को खाते हैं, है ना। मृतजीवी जैसे रोटी जैसे हम रख देते हैं 2-3 दिन के लिए, या फिर ख़राब हो जाती है, अपने आप ख़राब हो जाती है, खाना जब 1 से 2 दिन के अंदर ख़राब होने लगता है, उसमें फंगस लग जाती है, तो फंगस वगैरह क्या है, ये भी पेड़ पौधे हैं, ठीक है। फफूंद और फंगस जो है ये भी पेड़ पौधे हैं, जो ख़राब भोजन पे तुरंत तुरंत लग जाते हैं और अपना भोजन उनसे प्राप्त करते हैं। तो ये कीट भक्षी को सॉरी मृतोपजीवी या फिर मृतजीवी का उदाहरण हो गए, मतलब मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। ओके, फिर इसके बाद ये पिचर प्लांट, ये बना हुआ है गोला जिसपे मैंने लगाया हुआ है, घटपर्णी, पिचर प्लांट, कलश पादप, निपैंथिस, इसे अपन कहते हैं। ये क्या है, एक प्रकार का पौधा, मतलब ऐसा पौधा है जो कीटों को खाता है। ये देखने में बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही आकर्षक कलर होता है इसका,
तो इससे क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं इसके अंदर आकर्षित हो जाते हैं। और ऊपर ये ढक्कन बना हुआ है ना, लिखा हुआ है, बिल्कुल मत अच्छे से रीड कर लीजिए। ढक्कन बना हुआ है, नीचे घट लिखा हुआ है वहाँ पे। घट घट मतलब होता है घड़ा, कलश, है ना। इसे कलश पादप भी कह रहे हैं क्योंकि कलश जैसा दिखाई देता है इसलिए, ठीक है। और घटपर्णी भी बोलते हैं, मतलब ऐसा घड़ा जिसमें पत्ती लगी हुई हो, है ना। आ रहा है समझ में। पिचर प्लांट भी कहा जाता है, इसके कई नाम होते हैं। और ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है। नाइट्रोजन की कमी होती तो मतलब क्या है, नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए ये कीटों को खाने लगते हैं, ठीक है। क्योंकि जीवों के अंदर नाइट्रेट्स तो होगी होगी, ठीक है। इसलिए नाइट्रोजन की कमी वाले जगहों पे उगते हैं और वहाँ पे कीटों का भक्षण करते हैं। तो इसमें ये बताती हूँ, इसी जैसे कलश बना हुआ है, कलश के इतना सुंदर कलर इसका होता है, हल्के ग्रीन कलर में होते हैं ये। तो जैसे इसके अंदर, पहली बात तो इसका जो ढक्कन है वो बार बार बंद होता खुलता रहता है। बंद होता है, अपने आप बंद होगा, अपने आप खुलेगा, तो बंद होता है खुलता रहता है, बार बार ये प्रक्रिया चलती रहती है। और जैसे ही कोई कीड़ा इनके पास आकर बैठ जाता है या कोई भी कीट आकर के इनके अंदर बैठ जाता है, तो ये उसको उस ढक्कन से, मतलब उसको उसके अंदर, जैसे इसके अंदर झांकने की कोशिश करता है, तो ये ढक्कन बिल्कुल बहुत ही कस के, बहुत ही तेज़ी से ढक्कन बंद हो जाता है। और बंद होने के कारण कीट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो उसका दम वहीं पे घुटने लग जाता है, ठीक है। अब वहीं पे, अब ढक्कन तब तक बंद रहता है, टाइटली बंद रहता है, जब तक कि कीड़ा उसके अंदर मर ना जाए और उसका पूर्ण रूप से पाचन ना हो जाए। जैसे कीड़ा उसके अंदर बंद हो जाता है तो उसके अंदर से, मतलब बोलना चाहिए, मकरंद निकलने लगता है ना। श्लेष्मय पदार्थ होता है वो, मकरंद निकलने लगता है। तो वो मकरंद इतना मतलब पावरफुल होता है कि उसके अंदर कीड़ा पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, पच जाता है, ठीक है। और फिर उसका जो एक्स्ट्रा या फिर जो अनपचा भाग रहता है, या फिर जो नहीं पच पाता है, अपचा भाग रहता है, वो वापस ढक्कन खुल जाएगा, फिर वापस उसी ढक्कन के मतलब उसी घड़े के माउथ के द्वारा उस बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ को बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। और फिर वापस वही प्रोसेस चालू हो जाती है, बंद होने, ढक्कन के बंद होने खुलने की, ठीक है। तो यहाँ पर था आपका ये कलश पादप और ये मृतजीवी बता दिया। इसके बाद ये देखिए, फंजाई कवक मैंने बताया था अभी, है ना। फंजाई कवक बोलते हैं जैसे, और फफूंद जिसे कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है, ये इधर डायग्राम दिख रहे हैं ये ऊपर, है ना। ये फफूंद के यहाँ पे प्रकार दिए हुए हैं सड़ी गली वस्तुओं पर। जैसे ब्रेड हो गया, डबल रोटी हो गई, और राइस वगैरह हो गया, बॉयल्ड राइस हो गया। इन सब में बारिश के समय में बहुत ज़्यादा फफूंद लग जाती है ना, ग्रीन कलर की, ग्रे कलर की, कई कलर के मतलब फफूंद होती हैं। तो क्या है, एक प्रकार की ये भी प्लांट है, लेकिन ये ऐसे प्लांट है जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये याद रखना है कि फंजाई में या फफूंद में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, पर फिर भी वो प्लांट होते हैं, ओके। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये इसमें दिख रहा है, ब्रेड पर उगती कवक, ये ब्रेड पर कवक उग रही है। और कवक जो है, इसके अलावा ये यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, कवक जैसे अचार में भी फफूंद लग जाती है, चमड़े, और बारिश के समय यदि कपड़े गीले रख जाते हैं और हमने ऐसे ही तय करके रख दिए, तो कुछ समय बाद उसको हम कपड़ों को खोलेंगे तो देखेंगे उसमें भी फफूंद लग जाती है ना। तो मतलब जितनी भी नमी वाली चीज़ें होती हैं, जगह होती हैं, वहाँ पर फफूंद या फंजाई अपना घर बना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम आते हैं लास्ट पेज में। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए, मेन आपको सहजीवी संबंध जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है। ये सहजीवी संबंध और ये लाइकेन, आपने लाइकेन के बारे में सुना है। देखिए, सहजीवी संबंध मतलब विषम पोषण का एक प्रकार होता है सहजीविता। सहजीविता का मतलब होता है साथ रहकर जीवन यापन करना। इसमें दो अलग अलग प्रजाति के पेड़ पौधे होते हैं या जीव होते हैं, तो वो क्या करते हैं, चाहे एक पौधा भी हो सकता है, दूसरी प्रजाति, मतलब एक प्रजाति पौधे की भी हो सकती है, दूसरी प्रजाति जीव की भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें प्रजाति होती हैं, लेकिन सहजीविता का मतलब क्या है, दोनों मतलब एक दूसरे को क्या करेंगी, लाभ पहुंचाती हैं, ठीक है। लाभ पहुंचा रही हैं दोनों एक दूसरे को,
तो इसमें एक जीव दूसरे जीव को लाभ पहुंचाएगा, उसके बदले दूसरा जीव भी उसकी भोजन में या फिर आवास में या सुरक्षा में उसकी मदद करेगा। ठीक है। सहजीविता का सबसे फेमस उदाहरण है लाइकेन। लाइकेन क्या है, से अपन छबीला कहते हैं, जो हम मसालों में यूज़ करते हैं खाने में, है ना, छबीला कहा जाता है। लिक्विड फॉर्म में मतलब प्राप्त किया जाता है, फिर उसको सुखा करके उसको परत के रूप में से यूज़ किया जाता है। तो लाइकेन एक शैवाल है। ठीक है। अब जैसे, हाँ, तो जैसे हम छबीला कहते हैं, तो लाइकेन सहजीविता का सबसे मुख्य उदाहरण है। जैसे लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। एक शैवाल होता है, एक प्रजाति शैवाल की होती है, दूसरी प्रजाति कवक की होती है। ये लिखा है, ठीक है, शैवाल और दूसरी प्रजाति कवक की होती है। शैवाल में क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल, जबकि कवकों में तो क्लोरोफिल होता नहीं है। तो शैवाल क्या करेंगे, उस कवक प्रजाति को अपना भोजन देंगे। ठीक है। और बदले में कवक क्या करेगा, शैवाल को क्या देगा, रहने के लिए जगह देगा। ठीक है। जल एवं पोषक तत्व और रहने के लिए स्थान उसको उपलब्ध कराएगा। ठीक है। फिर अब हम आते हैं यहाँ पे मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। मृदा पोषकों की पुनः पूर्ति कैसे होगी, जैसे कुछ चीज़ है ख़राब हो गई, हम या फिर ज़मीन पर यदि फेंक दी गई है ना, या फिर जैसे कचरा वगैरह होता है, सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं, या कुछ भी चीज़ जो है वो मिट्टी में मतलब सैंड में बिल्कुल छोटे छोटे क्या बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिनको हम अपमार्जक कहते हैं या अपघटक कहते हैं। ठीक है। तो ये अपघटक क्या करते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। फिर उसके बाद ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं, मिट्टी में फंसे सूक्ष्म जीव जो होते हैं, उसको मतलब सरल कार्बनिक अणुओं में तोड़ने का कार्य करते हैं। और जब ये सरल कार्बनिक अणुओं जैसे कि नाइट्रेट्स हो गया, सल्फेट्स हो गया, इन छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं, तो फिर ये वापस मिट्टी मिल जाते हैं। फिर उसी मिट्टी में क्या होगा, पेड़ पौधे वापस उगेंगे। तो पेड़ पौधे वापस उगेंगे तो जाहिर सी बात है वो मिट्टी का भी पोषक तत्व क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो वापस वही चीज़ आ गई पेड़ पौधों में। फिर वही पेड़ पौधों को जीव जंतु खाएंगे, मनुष्य खाएंगे या दूसरे एनिमल्स उसका यूज़ करेंगे। ठीक है। वापस फिर वही जो जीव जंतु खाए, वापस वही जीव जंतु क्या करेंगे, या तो अवशिष्ट के रूप में उसको बाहर कर देंगे या फिर वो खुद स्वयं मृत हो जाएंगे, है ना। तो वापस वो मिट्टी में आएंगे वापस, फिर वही प्रक्रिया मतलब लगातार ऐसे चलती रहती है ना। फिर से वही अपघटक उनको अपघटित सरल अणुओं में तोड़ने का काम करेंगे। ठीक है। और फिर से तो फिर यही इसी प्रकार से बार बार वही प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसके साथ आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा। एंड जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसमें ऑल का बटन दबा लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू।